हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हमारा सोल्यूशन यानी कि विलियन, तो उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमने देखा था, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इसके अलावा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन यानी पार्ट्स प्रति मिलियन में सांद्रता को व्यक्त किया था, और साथ ही मोल फंक्शन, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल अंश के ऊपर हम लोगों ने बात की थी, और विलियन की जो मोलरता होती है उस पर हम लोगों ने बात की थी। ठीक है ना? उसके न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देखे थे। आज के एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये आप लोगों ने किया होगा। आज के सेशन में बात करेंगे मोलालिटी की, मोलरता क्या होती है। सो फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और फिर हमें क्या मिल जाती है, यहाँ पर मोलालिटी मिल जाती है, जहां पर हम क्या करते हैं, जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और यही हमारा क्या होगा, मोलालिटी। अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही विलियन की मोलरता कहलाती है। क्या कहा मैंने? देखो, 1 किलोग्राम विलायक में, ये अकेली एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहां पर सॉल्वेंट का हम लोग यूज करते हैं, यानी विलायक की बात करते हैं। इससे पहले हमने हर जगह विलियन 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 की बात। विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, मोलैरिटी में हमने क्या बोला, 1 लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो वहां हम विलियन का आयतन ले रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, विलायक का द्रव्यमान लेंगे, और अगर हमारे पास 1 किलोग्राम विलायक है तो उसमें कितने विलेय के मोलों की संख्या है, वही उसकी मोलरता कहलाएगी, जिसे हम स्मॉल एम से आपका रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? अब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आप कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए अगर आपके पास सोल्यूशन का मास है, क्या है, सोल्यूशन का मास है और सोल्यूट का मास है, तो सोल्यूशन के मास से आप सोल्यूट का मास माइनस कर दीजिए, वो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। ठीक है, यानी विलायक का जो द्रव्यमान है उसको निकालने के लिए विलियन के द्रव्यमान से विलेय के द्रव्यमान को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपको विलायक का द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मोलरता बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, तो यहां पर मोलरता क्या है आपकी, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। ओके, अगर विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में लिया गया तो आपने क्या किया, सीधे यह फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पर किलोग्राम की जगह ग्राम आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप पहले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, या फिर फॉर्मूले में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। क्या बोला मैंने, या तो आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें किलोग्राम में चाहिए। ठीक है ना? क्या यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा गया है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आपके पास ग्राम में द्रव्यमान है तो आप उसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, फिर आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू, अदर देन दिस आप क्या करेंगे, आप सीधा इस फॉर्मूले को 1000 से मल्टीप्लाई, इस वाले फॉर्मूले को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से किलो हटा देंगे, तो आपका क्या आ गया, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम इंटू 1000। ओके, मोलों की संख्या को आप लोग कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार करते हैं, जो दिया गया द्रव्यमान होगा उसको विभाजित करेंगे अणुभार से, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या है आपके पास, तो यहां आ जाएगा विलेय का भार बटे अणुभार बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में
गुणा 1000। ठीक है। सपोज भार आपका W है, क्या है, विलेय का भार W और उसका अणुभार जो है वो M है। ठीक है। तो यहां पर, और विलायक का द्रव्यमान सपोज कितना है, यहां पर MA लिख दो या WA लिख दो। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जी। ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल m से आपका दिया गया भार को डिनोट किया गया, तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मोललता का मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका ऊपर विलेय के मोलों की संख्या आ रही है, तो मोल, इसका मात्रक मोल बटे द्रव्यमान किलोग्राम है, तो मोल पर केजी इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। उपरोक्त सूत्र से हम मोललता को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल विलीन है तो उसकी मोललता 1 होगी। इसका मतलब विलेय के मोलों की संख्या अगर 1 है और विलायक का द्रव्यमान 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम, तो 1/1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1, मोललता m, मोललता स्मॉल m बराबर 1 मोलल का वो सोल्यूशन आपका हो। इसके अलावा क्या कहा गया, अगर 1000 ग्राम विलायक है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, मोलों की संख्या 1 बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में 1000 ग्राम, 1000 इंटू 1000, तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो मोललता क्या हो गई, 1 हो गई। तो यानी 1 मोलल का वो सोल्यूशन, 1 मोलल सोल्यूशन वो होगा। ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे। न्यूमेरिकल है आपके पास, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है ना। 75 ग्राम बेंजीन में आपका 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड डाला गया है, तो उसका आपको क्या निकालना है, मोलालिटी निकालनी है। ठीक है। कैसे निकालेंगे बताइए। क्या क्या है आपके पास, दिया गया द्रव्यमान है, गिवन मास ऑफ इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड है आपका, इसका कितना है आपके पास, अगर मैं W बोलूं तो W बराबर है 2.5 ग्राम। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे आप, कार्बन का +12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1। ओके। इसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH is equal to given mass upon molecular mass। ठीक है, ये निकालेंगे, एंड मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH then upon mass of बेंजीन। ठीक है। इन किलोग्राम और इन ग्राम तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। करिए जल्दी से सॉल्व। 12 और 12 24, ये 32, 24 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 प्लस 3 और 1 4 60 आ गया, 60 ग्राम पर मोल। यही करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास है 2.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास 60, तो ये आपका हो जाएगा 4167 के आसपास। ठीक है। 0.0416, क्या ना, मोल्स 67 लिख दीजिए, 67 मोल्स इतना आ जाएगा लगभग। देन मोलालिटी आपको निकालनी है, मोलालिटी मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH अपॉन मास ऑफ बेंजीन इन ग्राम इंटू 1000। ओके, तो क्या कर देंगे आप, 0.0416 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 1000। ठीक है। चलिए
जितना आएगा मोल पर केजी में वो इसकी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी। क्लियर? चलिए, तो ये आपकी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के अंतर्गत जिनको आप पढ़ रहे थे। अभी एक और नया टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, विलेयता, जिसको आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। विलेयता क्या होती है, तो कोई किसी भी सॉल्वेंट में जब भी आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को, सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है ना? यानी कि विलेयता क्या है आपकी, जब आप बोल रहे हैं कि किसी विलायक में, कोई आपने विलायक लिया, सपोज 1 लीटर आपने पानी ले लिया, उस 1 लीटर पानी में आप नमक को घोल दो, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना आप विलेय का उसमें डाल सकते हैं, नमक का डाल सकते हैं, किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। ठीक है, किसी फिक्स टेम्परेचर में, वही उसकी क्या होगी, विलेयता होगी। So solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. ठीक है, जैसे हमें नमक की विलेयता देखनी है, तो हम पानी में नमक को घोल रहे हैं, तो कितना हम नमक उसमें डिसॉल्व कर पा रहे हैं। It depends upon the nature of solute and solvent as well as temperature and pressure. ये विलेय की, विलायक की, इनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है ना। मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल है उनमें रैंडमनेस बढ़ जाती है, जिससे उसमें आप मोर सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा पानी में आप लोग चीनी को घोलते हैं, तो चीनी नहीं घुलती है ठंडे पानी में, धीरे धीरे घुलती है। जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो आप उसमें और ज्यादा चीनी को घोल सकते हैं, तो विलेयता बढ़ गई वहां पे। लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर इन सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड और अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है ना, क्या कहा गया यहाँ पर, कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं इन सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड और अ गैस इन लिक्विड। द्रव में ठोस किस प्रकार से घुल रहे हैं और द्रव में गैस किस प्रकार से घुल रही है, उसकी बात हो रही है। पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोसों की द्रव में विलेयता। कोई ठोस आपने द्रव में डाला है, जैसे आपने नमक को पानी में डाला, तो नमक क्या है आपका, ठोस है, और पानी क्या है, द्रव अवस्था में। तो नमक को पानी में डालने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन देम, दैट इज लाइक डिसॉल्व, लाइक पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा, पोलर डिसॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन। ठीक है ना, यानी कि ध्रुवीय जो होगा वो ध्रुवीय में घुलता है, और जो अध्रुवीय है वो अध्रुवीय में घुलता है। ठीक है, यानी ध्रुवीय विलेय है तो वो ध्रुवीय विलायक में घुलता है, और जो अध्रुवीय विलेय है वो अध्रुवीय विलायक में घुलता है। तो उनका इंटरेक्शन सिमिलर होना चाहिए। ठीक है ना, तभी वो क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। Example, sodium chloride and sugar dissolve readily in water and naphthalene and anthracene dissolve readily in benzene. तो क्योंकि सोडियम क्लोराइड और शुगर जो है आपका वो पोलर नेचर के हैं, इसलिए वो वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि वाटर भी पोलर होता है ना। इसी तरह से सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सोल्यूशन बना रहे हैं, ये आपको पता ही है। डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ये सारी टर्म्स हैं जो सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सोल्यूट डिसॉल्व and its concentration increases in solution, this process is called dissolution. Dissolution किसे कहा जा रहा है, when a solid solute is added to the solvent, जब विलायक में कोई ठोस विलय मिलाया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, some solute dissolves and its concentration increases in solution. विलयन में क्या होता है, विलेय कुछ मात्रा में घुलता है और उसके बाद उसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन कहलाता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, सम सोल्यूट पार्टिकल कोलाइड एंड सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन and get separated out, this process is called crystallization. crystallization में हम क्या करते थे, आपका क्रिस्टलों को प्राप्त करते थे। ठीक है ना, तो उनको सेपरेट आउट करना, उसी को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन, सच अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है ना, संतृप्त विलयन क्या है, जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता किसी फिक्स टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड क्या है, जिसमें आप और अधिक मात्रा में विलय को घोल सकते हैं। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान बढ़ाने से वहां पर और सोल्यूट को आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी।
In general, if in a nearby saturated solution, the dissolution process is endothermic, the solubility should increase with rise in temperature. If it is exothermic, the solubility should decrease with rise in temperature. Effect of pressure: solids and liquids are highly incompressible, so pressure does not have any significant effect on solubility of solids and liquids. क्योंकि ठोस और द्रव, ठोसों की द्रव में विलेयता हम देख रहे हैं, तो ठोस और द्रव दोनों ही कैसे हैं, नियरली इनकम्प्रेसिबल है या हाईली इनकम्प्रेसिबल आप बोल सकते हो। क्या बोलेंगे कि वो असंपीडनीय है, ये संपीड़ित नहीं किए जा सकते, तो दबाव का उतना इफेक्ट पड़ता नहीं है सॉल्युबिलिटी पे। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? व्हेन मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट हायर टेम्परेचर इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, देन द सोल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड विलियन कौन से हैं? जैसे आपने सैचुरेट कर लिया सोल्यूशन, सैचुरेट यानी कि उसमें और अधिक विलेय घोला नहीं जा सकता। अब आपने उसको क्या कर लिया, सुपर जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको गर्म कर दिया, गर्म करने पर आप उसमें और विलेय ऐड कर सकते हैं। अब आप उसने और अधिक विलेय डाल दिया, इसके बाद वो कैसा हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है ना, तो उसी को सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाएगा। चलिए, ठोसों की द्रव में विलेयता। निश्चित ताप पर किसी द्रव में ठोस पदार्थ की घुली हुई वह अधिकतम मात्रा है जिसमें संतृप्त विलयन का निर्माण हो सके, उसे ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। ठोसों की द्रव में विलेयता में ताप का प्रभाव। साधारणतः पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि जब कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलता है तो उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। विलेय और विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है ना। विलायक मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक। साधारणतः किसी विलायक पदार्थ में वे पदार्थ ही विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक के ही समान है। आयनिक और ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, वहीं अध्रुवीय पदार्थ जो है वो अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। विलेय के कणों का आकार: किसी क्रिस्टलीय ठोस के छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षा जल्दी घुलते हैं। आपने देखा होगा, अगर नमक है बहुत बारीक आपका पिसा हुआ है, महीन है, तो वो जल्दी घुल जाएगी। वहीं पर थोड़े बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं तो वो देर में घुलेंगे। तो विलेय के कणों का आकार भी यहाँ पर अफेक्ट करेगा विलेयता को। सम आयन प्रभाव: विलयन में सम आयन की उपस्थिति में साधारणतः अल्प विलेय लवणों की विलेयता कम हो जाती है। NaCl की अपेक्षा AgCl की जल में विलेयता अधिक है, क्योंकि क्लोराइड आयन की उपस्थिति AgCl की विलेयता को कम कर देता है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। आप कोई गैस को द्रव में घोला गया है, जैसे आपने एग्जांपल के रूप में ले लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है ना, जैसे आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है जिनको पीने में आपको एक चिलिंग सेंसेशन लगता है, तो उनमें गैस डिसॉल्व की जाती है ना। तो लिक्विड है, ड्रिंक है, और उसमें गैस को मिलाया गया है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, तो वो किस प्रकार से, ऑल गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन अदर लिक्विड टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। सभी जो गैसें होती है वो कुछ ना कुछ मात्रा में द्रवों में क्या होती है, विलेय होती है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा है, कोई कम है। The solubility of a gas in liquid depends upon the following factor: nature of the gas, nature of solvent, temperature and pressure. जो फैक्टर आपने इससे पहले वाले में पढ़े, सेम फैक्टर्स आपको यहाँ पर भी पढ़ने को मिलेंगे। वही फैक्टर्स क्या करेंगे, विलेयता को प्रभावित करेंगे। जनरली द गैस विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट्स। जो गैसें जल्दी से द्रवीकृत की जा सकती हैं, शीघ्रता से या आसानी से द्रवीकृत की जा सकती हैं, वो ज्यादा सॉल्युबल होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन वाटर। द gases which are capable of forming ions in aqueous solution are much more soluble in water than other solvents. जो गैसें जल के संपर्क में एक्वस सोल्यूशन में आने पर आयंस फॉर्म करती हैं, वो ज्यादा आपकी क्या है, सॉल्युबल है अदर सॉल्वेंट इन वाटर देन अदर सॉल्वेंट। जल के साथ जो आयंस बना रही है एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है ना, उनकी तुलना में जो दूसरे सॉल्वेंट्स होंगे उसमें वो इतनी सॉल्युबल नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल HCl एंड NH3 आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। HCl और NH3 आयन बनाती हैं, तो ये जल में ज्यादा क्या कैसी हैं, विलेय हैं, बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन इन विच दे डू नॉट आयनाइज। लेकिन दूसरे जो सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि बेंजीन है आपका, तो उसमें क्योंकि आयनाइज नहीं हो रही है, आयंस में अपने कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो ये आसानी से घुलती रही है या इनकी विलेयता उतनी अधिक नहीं है। ठीक है, चलो। गैसों की द्रव में विलेयता सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि जल या अन्य प्रकार के द्रवों में गैस एक निश्चित मात्रा में घुली हुई
रहती है। जैसे समुद्र आदि के पानी में जो मछली आदि पाई जाती है, वह श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुली हुई रहती है। ठीक है, पर्याप्त लिखेंगे उसे। किसी भी द्रव में गैस की विलेयता को हम अवशोषण गुणांक द्वारा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। एक निश्चित ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव या विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। यह प्रत्येक द्रव के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि गैस की विलेयता अलग अलग द्रवों में अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जो आपने पहले भी देखे, जैसे नेचर ऑफ दी सोल्यूट और सॉल्वेंट आपने बोला, तो यहाँ पर सोल्यूट के रूप में गैस है, तो नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलेगा, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ। उसके बारे में हम आने वाले सेशन में बात करेंगे। और बाकी आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।